नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 11 फरवरी 2021 को प्रथम पारी का रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रथम पारी में पूछे गए टोटल जो 40 जीके के सवाल है, सारे सवाल मिल चुके हैं और सभी क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले, ताकि आने वाले सीट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है तो उनको जरूर फायदा होने वाला है। पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए उनकी पीडीएफ फाइल वहाँ पर अवेलेबल है, लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अदरवाइज यदि आप सर्च करके करेंगे तो बहुत से फेक चैनल आपके ज्वाइन हो सकते हैं। आज भी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा पूछे गए थे, पॉलिटी के सवाल नहीं थे लगभग। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और जो ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें, सभी 40 सवाल देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म डाला हुआ है, जैसे कि आपके अभी ग्रुप डी का हो गया या फिर एसएससी है, बैंकिंग है, तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। अभी कोई भी एग्जाम हो, टाइम कम मिलता है, सवाल ज़्यादा है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आए एक धमाकेदार ऑफर। यहाँ पर 1 वर्ष की वैलिडिटी में आप अनलिमिटेड टेस्ट लगा सकते हो। कितने भी एग्जाम हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, अन्य जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, एक ही पास के अंतर्गत आप सारे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। देखिए कि यहाँ पर आपके जो पहला सवाल है कि किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि की थी। तो ये सहायक संधि का आपको पूछा है, तो लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका सवाल है। तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक आपको पूछ रहे तो वो हैदराबाद के निजाम थे। तो सबसे पहले ये जो आपकी सहायक संधि है हैदराबाद में वो स्वीकार की गई थी। कब? 1798 में। किन के द्वारा? ये तो ये लॉर्ड वेलेस्ली जो आपको पूछा था। उसके बाद मैसूर है, तंजौर है, तो 1804 तक लास्ट में ईस्ट इंडिया है। नेक्स्ट में देखिएगा, भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इससे पहले भी एग्जाम में सवाल आ चुका है। रेलवे विश्वविद्यालय का नाम एनआरटीआई हो जाएगा, मतलब नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है। और इसकी जो स्थापना है वो 5 सितंबर 2018 को की गई। ये कहाँ पर आपको पूछ रहे हैं रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है वडोदरा, गुजरात के वडोदरा में है, नाम है एनआरटीआई। नेक्स्ट में देखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो ये आइलैंड हो जाएगा, बैरन आइलैंड है, जो कि कहाँ पर है? तो अंडमान है, द्वीप है, अंडमान सी है वहाँ पर है, जो अंडमान निकोबार है यूटी, वहाँ पर ये बैरन आइलैंड जो कि एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल देखिएगा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये ऑप्शन दिए गए थे, उनका सही कालक्रम आपको बताना था। तो सबसे पहले नाम से स्पष्ट है, पुरा पाषाण काल जो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व कह सकते हो। मध्य पाषाण काल 9000 से 3500। नव पाषाण काल है ये 3500 से 1000 ईसा पूर्व, तो ये इनका सही क्रम हो जाएगा। अगला सवाल दिखेगा, यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, तो हमेशा पूछा जाता है यूनाइटेड नेशंस की पूछा जाता है, जो यूएनओ है, तो उसकी तो यूएनईपी हो जाएगी, जो बहुत बार आपको बता भी चुका हूँ, मालूम होगा। लेकिन आज आपके अमेरिका यूनाइटेड स्टेट की पूछ ली है, तो उनका जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ये स्थापना का एक बड़ा अजीब सवाल पूछा गया है। 2 दिसंबर 1970 को ये स्थापना हुई है। यूनाइटेड स्टेट की जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, स्थापना जो सन पूछा गया था 1970 में। लेकिन बात करें संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम है, यूएनईपी है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1972 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। और बाकी यहाँ पर बात करूँ मैं सवाल नंबर 6 की, कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो इसे बोला जाता है दोस्तों सहसंजक बल है। जो एक ही पदार्थ के अणु हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल रहता है वो सहसंजक बल होता है। असंजक बल क्या हो जाएगा? जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, उनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो असंजक है, और एक ही पदार्थ वाले के लिए सहसंजक हो जाएगा। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? अंतर महाद्वीपीय देश का क्या मतलब हो जाएगा? वो देश है एक से अधिक महाद्वीप में उसका क्षेत्रफल आता है। जैसे कि बात करें तुर्की की, तो तुर्की में भी ये अंतर महाद्वीपीय देश हो जाएगा, मतलब एशिया
एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में ये स्थित है। तो अन्य कौन से जो एशिया और यूरोप में है, तो रशिया है, तुर्की है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है। तो ये कॉम्बाइनेशन में ऑप्शन दिए गए थे, तुर्की के साथ आई थिंक जॉर्जिया था जो आपको करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिएगा, एशियन समिट मीटिंग है जो 2019 कहाँ पर हुई, तो आसियान की जो मीटिंग है, सम्मेलन है, वो हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है और ये 2019 में हुआ था। 2020 में बात करें तो ये हनोई वियतनाम में हुआ है। नेक्स्ट 2021 में जो होने वाला है ये आपके ब्रुनई में होगा। और आसियान की फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इससे पहले एनटीपीसी में सवाल आया था आसियान के सदस्य देश कितने हैं, तो वो हैं 10 सदस्य देश हैं और इनके संस्थापक सदस्य तो ये थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। और वैसे बात करूँ इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है और स्थापना हुई थी 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और सम्मेलन भी कहाँ पर हुआ है, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है 2019 में। और इनके सदस्य देश की ट्रिक क्या है, सीएम का सिम और बीपीएल टीवी खो गया जो 10 सदस्य हैं। 30 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, मतलब वर्तमान में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन, सभी को पता होगा। कंप्यूटर में वीआर की फुल फॉर्म क्या है, तो वीआर की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्चुअल रियलिटी। 2014 में किस सारंगी वादक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ये भी थोड़ा टफ सवाल था, 2014 का पूछ लिया। उसमें भी पद्मश्री तो बहुतों को दिया जाता है, लगभग 100 के आसपास रहते हैं। और पद्म भूषण विभूषण पूछ रहे तो भी बता सकते थे। 2014 में ये पूछा गया है कि किससे सारंगी वादक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो उस्ताद मोहिनुद्दीन खान को मिला है। ये सारंगी वादक है, सारंगी प्लेयर है जो राजस्थान जयपुर से हैं, इनको 2014 में मिला था पद्मश्री। नेक्स्ट में देखिएगा, कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी, ये सवाल रिपीट हुआ, इससे पहले भी आ चुका है। तो ये 1765 आपको करेक्ट करना था। जो दीवानी मिलने का क्या मतलब हो गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार है वो प्राप्त हो गया है। तो ये 1765 में हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है, तो नीता अंबानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 129वें सम्मेलन में चुना गया था। कहाँ पर, ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इनकी प्रथम भारतीय महिला सदस्य है नीता अंबानी। अगला सवाल देखिएगा, कालबेलिया नृत्य है वो किस राज्य का है, तो पूछा था कि कालबेलिया क्या है, जहां पर ऑप्शन में था राजस्थान का नृत्य है जो आपको करेक्ट करना था। अन्य राजस्थान के नृत्य घूमर हो गया, चरी हो गया, झुल्लन हो गया, गणगौर हो गया। देखिए कालबेलिया नृत्य से एक सवाल आपके टीसीएस कंपनी के द्वारा एसएससी एग्जाम में पूछा गया था कि 2010 में किस नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, तो 2010 में ये कालबेलिया किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अंडमान एवं निकोबार आइलैंड की जनजाति पूछी थी, तो ये आपके ऑप्शन में नहीं था। देखिए एक तो जनजाति ये है, सोम्पेन है, इसके अलावा जारवा जनजाति भी अंडमान और निकोबार आइलैंड की है, जो ऑप्शन में दिया गया था जारवा आपको करेक्ट करना था। और सोम्पेन की बात करें तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड की एक ट्राइब है। अंतिम मुगल शासक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय हैं, या फिर अन्य नाम बहादुर शाह जफर हैं, जो कि 1837 से लेकर 1857 तक रहे थे, जो अंतिम मुगल बादशाह हैं। और इनसे एग्जाम में एक और सवाल पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी या फिर कहाँ पर ये बंदी बनाकर जेल में रखे गए थे, तो अंग्रेजों के द्वारा रंगून में ये बंदी बना लिए गए थे और बर्मा में अंग्रेजों की कैद में ही उनकी बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी 1862 में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी का नाम आपको पूछा, जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, वो शिवालिक हिल्स हो जाएगी, पहाड़ियाँ शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। हिमाद्री है ये ग्रेटर हिमालय हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो भी हिमाचल एरिया है वो लेसर हिमालय में आता है। शिवालिक आउटर हिमालय बता चुका हूँ। और बाकी जो तिब्बत के पठार हैं वो ट्रांस हिमालय में हो जाएगा। और इससे पहले एग्जाम में आपके एनटीपीसी में आया था कि धौलाधार रेंज है वो किस हिमालय का भाग है, तो धौलाधार और पीर पंजाल दोनों ही लेसर हिमालय हैं, जो लघु हिमालय है उसका पार्ट हो जाएगा। बाकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है ये तिब्बत हिमालयन रीजन का पार्ट है, जो ट्रांस हिमालय है। अगला सवाल दिखेगा, स्वयं योजना किससे संबंधित है, तो स्वयं का मतलब हो जाएगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। तो ऑप्शन में आपकी दिया गया था डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो आपको करेक्ट करना था। स्वयं योजना है एक प्रकार की जो सभी शिक्षार्थी हैं उनके लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क यहाँ पर प्रदान की जाती है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पास किया गया था, तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1878 में
वायसराय का नाम पूछा तो करेक्ट हो जाएगा लिट्टन के द्वारा। वायसराय लॉर्ड लिट्टन के द्वारा 1878 में पास किया गया था। और इस प्रेस एक्ट में था क्या, तो इस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाएं थी जितनी भी उस समय जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, तो उसमें प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर जो नियंत्रण लगा दिया था, कंट्रोल कर दिया गया था और प्रतिबंध कर दिया गया था। तो 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। लेकिन ये जो नियंत्रण है वो अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं था, जितनी भी लोकल लैंग्वेज थी उन पर था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में एक अन्य कौन सा एक्ट है जो 1878 में हुआ था, वो आर्म्स एक्ट है। तो इसका भी आ जाए तो भी आपको लिट्टन करना है। अगला सवाल देखिएगा, पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में आपको सत्य कथन है वो सही स्टेटमेंट बताना था। तो इस प्रकार 2 ऑप्शन मिले हैं। अन्य क्या 2 ऑप्शन थे जिनमें कैंडिडेट का आज प्रथम पारी में एग्जाम था, कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर आपकी एक हो सकता है ऑप्शन ये है कि सरफेस टू सरफेस, जमीन से जमीन पर ये मार करने वाली मिसाइल हो जाएगी। देखिए हवा से हवा वाला ये रॉन्ग हो जाएगा, नाभिक की रिएक्टर से लैस ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये स्वदेश निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके निर्माता की बात करें तो डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स हैं लिमिटेड, दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। और पृथ्वी में भी 3 प्रकार की मिसाइलें हैं। पृथ्वी 1 है जो कि 1988 में ये स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी इसका निर्माण। और पृथ्वी 3 है 2004 में। पृथ्वी 2 जो पूछा था 1996 में। देखिए इनकी मार्क क्षमता से एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। तो पृथ्वी 1 की 150 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज है। पृथ्वी 2 की पूछ ले तो 250 से 350 है। और पृथ्वी 3 की 600 किलोमीटर मैक्स यहाँ पर रेंज है। भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या है, तो इंजन रहित जो ट्रेन का नाम है, इंजन लेस ट्रेन, वो ट्रेन 18 हो जाएगी। या फिर अन्य नाम कह सकते हो वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आपके ऑप्शन में था, जो फेब 2019 में ये स्टार्ट हुई थी। इससे पहले एग्जाम में सवाल आया था वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती हैं। तो जो ट्रेन 18 के नाम से चर्चित वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है। तो ये आपके इंजन लेस। अगला सवाल, अनुप्रस्थ तरंग की आपको एक विशेषता पूछी है, कौन सी विशेषता है ये पूछा गया था। तो अनुप्रस्थ तरंग में होता क्या है कि किसी माध्यम में तरंग का जब संचरण होता है तो माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो ये वाला जो आपकी लंबवत कंपन वाला ऑप्शन था जो करेक्ट करना था। जैसे कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो अनुप्रस्थ तरंग है, जिसमें माध्यम के कण है जो तरंग चलने की दिशा उसके लंबवत है वो वाइब्रेट होंगे, वो हो जाएगी आपकी अनुप्रस्थ तरंग। और इसके विपरीत होता है अनुदैर्ध्य तरंग में, जिसमें जो माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा में ही अनुदिश रहते हैं। जिस दिशा में तरंग चल रही है उसकी डायरेक्शन में वो भी वाइब्रेट होंगे अनुदैर्ध्य तरंग में। और देखिए अनुदैर्ध्य तरंग में होता क्या है, संपीड़न और विरलन होता है। और अनुप्रस्थ में होता है श्रृंग और ग्रथ होता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की है, तो अनुदैर्ध्य और प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ है। अगला सवाल देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस के प्रतीक चिन्ह जो जैतून है, ओलिव ट्री है। तो इस प्रकार आप जैतून की पत्तियां देख सकते हो। तो ये किसका प्रतीक है, संकेत किसका है, तो ये शांति का प्रतीक हो जाएगी। जो जैतून की 2 पत्तियां हैं इस प्रकार से ये चिन्ह है, यूनाइटेड नेशंस का सिंबल है। तो ये शांति की प्रतीक है, दोनों ही जैतून की पत्तियां। बाकी विश्व मानचित्र का चित्रण है वो संयुक्त राज्य संघ के मुख्य उद्देश्य है। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप देख पा रहे हो, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, शांति और सुरक्षा की स्थापना को दर्शाता है। और ये प्रतीक है कब अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था, तो 7 दिसंबर 1946 को। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का ध्वज है, झंडा है, फ्लैग है, उसमें भी इस टाइप से आपको प्रतीक मिलेगा। तो झंडे को यहाँ पर फ्लैग को 20 अक्टूबर 1947 को स्वीकृत किया गया था। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है, तो बैल और इंसान की जो फाइट होती है, कहां पर एक पारंपरिक स्पोर्ट है तमिलनाडु का। अगला सवाल देखिएगा, फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है, तो ये नोआमी ओसाका हो जाएगी। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 2020 में सबसे अधिक ये पेड यहाँ पर प्लेयर हैं, जो कि आपको फीमेल का पूछा था। तो सबसे अधिक पेड फीमेल जो एथलीट कौन से हैं 2020 में रही है, तो नोआमी ओसाका है। सबसे ज़्यादा रुपये पैसे लेती है ये, जो भी मनी रहती है पेड स्पॉन्सरशिप के लिए। अगला सवाल देखिएगा, और ये बात करूं नोआमी ओसाका की, कहाँ की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, तो ये जापान की है। शक्ति की आपको पावर की ऐसा यूनिट पूछिए तो वॉट हो जाएगी। और एक सवाल पूछा गया है कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग है वो हरा होता है, तो शैवाल का रंग हरा होता है वो कौन से वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। या फिर सवाल इस टाइप से पूछा गया है कि जो सूक्ष्म फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, जिसे आप कह सकते हो फाइटोप्लैंक्टन है, जो समुद्र में
शैवाल रहते हैं उनका हरा रंग का कारण क्या है? दोनों ही केस में आपकी क्लोरोफिल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल ए और बी उसमें उपस्थित होते हैं। आपको पूछ ले कि लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है? जो रोडोफाइटा है लाल शैवाल, तो उनका रंग लाल का कारण है फाइको एस्थिरीन और फाइकोसाइरिन हो जाएगा। और आपको ये पूछ लें कि जो फियोफाइटा है, फियोफाइटा जो भूरा शैवाल है उसका भूरा रंग का कारण क्या है? वो है दोस्तों फ्यूकोजेनेथिन और क्लोरोफिल नामक वर्णक। कौन अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है? तो ये गिरगिट हो जाएगा, सभी को पता होगा। फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई बेस पर आधारित 2 चैट बॉट हैं उनको 2017 में बंद कर दिया था। उन बॉट का नाम आपको पूछा तो ये चैट बॉट का नाम है बॉब और एलिस ने। तो अपने आप ये आपस में ही एक अलग ही भाषा में बात करने स्टार्ट हो गए थे जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। जितने भी वैज्ञानिक थे उसमें लगे हुए थे, तो इन सभी को पता नहीं चल रहा था बॉब और एलिस क्या बात कर रहे हैं। तो ये अलग ही भाषा में बात करने लग गए थे जो काफ़ी खतरनाक हो सकता था, इसलिए बंद कर दिया फेसबुक ने। अगला सवाल देखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 2017 में हुई थी। अगला सवाल यहाँ पर भारत के अलावा फील्ड हॉकी किस देश का नेशनल स्पोर्ट है? तो पाकिस्तान का हो जाएगा। फिर देखिएगा, कुमार मंगलम बिरला समिति का उद्देश्य क्या है? कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे इस सवाल में। बाकी ये एक तरीके से शेयर मार्केट पर आधारित है। कुमार मंगलम बिरला समिति का जो उद्देश्य है वो बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन को, मानक को बढ़ावा देना है, जो कि सेबी है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। उनके द्वारा 1999 में जो एक सदस्य थे, मेंबर थे सेबी के, श्री कुमार मंगलम बिरला है, तो उन्हीं के तहत इस समिति का गठन किया गया है। जो भी निवेशक हैं, शेयर धारक हैं, तो उनकी दृष्टिकोण से देखना है कि कॉर्पोरेट प्रशासन किस प्रकार चलता है। अगला सवाल देखिएगा, राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटिंग की 3 सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए किस समुदाय का योगदान है? तो ब्लॉक प्रिंटिंग जो राजस्थान में प्रचलित है वो हो जाएगी आपकी समुदाय का पूछा, जहां पर एक ऑप्शन में दिया गया था ये चीपा समुदाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ब्लॉक प्रिंटिंग को बगरू प्रिंटिंग के नाम से वहां पर जाना जाता है। हाथी के द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में भी संचरण करती है? तो ये लो फ्रीक्वेंसी की साउंड रहती है जो 1 से लेकर 20 हर्ट्ज तक आप कह सकते हो। ऑप्शन में था अपसर्वे या फिर इंफ्रा साउंड है, वो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हाथी के द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, जो जमीन में संचरण कर सकती है। मतलब ये जो साउंड रहती है ना, ये 10 किलोमीटर दूर तक इसको सुना जा सकता है हाथियों के द्वारा। तो 1 से 20 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अपसर्वे है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निष्ठा नामक प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये की थी आंध्र प्रदेश थी। निष्ठा का मतलब क्या हो गया? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये आपके आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। निष्ठा जो एक प्रोग्राम है, स्पेशली जो एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये जो जितने भी शिक्षक हैं या फिर स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके मध्य दक्षताओं को और मजबूत करने के लिए, दक्षताओं का निर्माण करने के लिए, तो यहाँ पर फेस टू फेस मोड सबसे पहले लॉन्च किया गया था ये आंध्र प्रदेश में। इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगला सवाल, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति हो जाएगी दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूँ, रिपीटेड एक्स्ट्रा फैक्ट, खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये येलो रेवोल्यूशन आपका हो जाएगा। इससे पहले धूसर क्रांति का पूछा जा चुका है, तो ये आपके उर्वरक उत्पादन से है। हरित पूछ रहे तो खाद्यान्न है। श्वेत दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन है, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली। काली पूछ रहे काफी इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम और खनिज और कोयला उत्पादन से भी इसका संबंध। रजत है ये अंडा उत्पादन और मुर्गी के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। सुनहरी क्रांति है बागवानी उत्पादन में वृद्धि के लिए सुनहरी है, जिसमें शहद और फल आ जाते हैं गोल आलू से। अगला सवाल देखिएगा, सवाल में पूछा गया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके द्वारा स्थापित की गई है या फिर इसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैं, इनके प्रथम डायरेक्टर थे जो TIFR आप शॉर्ट नाम कह सकते हो। 1945 में स्थापित हुई थी। होमी जहांगीर भाभा आपको करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है संदेशों एवं सूचनाओं को सुरक्षित तरीके से भेजने या फिर रिसीव करने के लिए भेजने वाले के संदेशों को एनक्रिप्ट किया जाता है, कोड वर्ग में कन्वर्ट किया जाता है, तो ताकि तीसरा उसे कोई नहीं देख सकते। अभी देखिए व्हाट्सएप में आप देखते होंगे एंड टू एंड एनक्रिप्शन, मतलब क्या हो गया, जिसको आप भेज रहे हो और आप खुद, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन चैट को नहीं देख सकता है, इवन व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता है। अभी इश्यू चल रहा है इसके रिगार्डिंग, तो ये हो जाएगा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड को क्या कहा जाता है? तो इसे क्रिप्टोग्राफी
कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में। देखिए यदि आपको इनका कार्यकाल पता होता तो आप इजीली कर सकते थे। पीएम लॉर्ड नॉर्थ है। बाकी जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये रेगुलेटिंग एक्ट इनके द्वारा ही किया गया था। इनका अन्य नाम है फ्रेडरिक नॉर्थ है। ये 1773 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 18 मई 1773 को जो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट वन देखिएगा, हाउ मैनी डेज जो आपकी चंद्रमा है अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? तो ये 27.3 डेज करेक्ट हो जाएगा। एक ओड वन आउट से ये रीजनिंग में पूछा गया था, फ्लू है, फीवर है, पेन है, कफ है, इसमें से कौन सा ओड हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से पूछे गए प्रथम शिफ्ट के सारे सवाल कवर हो गए हैं। बाकी सेकंड शिफ्ट का वीडियो मैं कोशिश करूंगा आज नाइट या फिर मॉर्निंग में डाल दूं, थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही ज्वाइन करना। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।